हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्नोलॉजी। लास्ट टाइम हमने बात की थी ट्वेलू के ऊपर, जो कि एक हमारा पोलिनेशिया के अंतर्गत आने वाला एक देश है। और हमने बात किया था माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया के ऊपर, जो कि ये तीनों रीजन मिला के ऑस्ट्रेलिया के साथ ओशियानिया के अंतर्गत कवर होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है पिक्टन आइलैंड के ऊपर, जो कि आप देखेंगे ये फ्रेंच पोलिनेशिया की बाउंड्री के ऊपर कवर होता है और फ्रेंच पोलिनेशिया के ही अंतर्गत आता है पिक्टन आइलैंड। और यहाँ पे जो इक्वेटर से इतनी दूरी होने पे इसका जो वेदर है, हमारे यहाँ सारे सीजनल वेदर ही इसमें पाए जाते हैं न्यूजीलैंड की तरह। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंच पोलिनेशिया कितना बड़ा है, और फ्रेंच पोलिनेशिया के ही अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स का ग्रुप है, और उसमें से एक ये पिक्टन आइलैंड भी है। तो आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल वो है पिक्टन आइलैंड का। और ये मैं बताऊंगा कि ये वॉल्केनिक एरप्शन से ये पोलिनेशियन आइलैंड फॉर्म हुआ था, और फॉर्म हुए थे। और पिक्टन आइलैंड जो है वो एक तरह से बेसिकली 4 आइलैंड का समूह है। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये हमारा पिक्टन आइलैंड है, इसके साथ हमारे 3 ये और एक ये पिक्टन आइलैंड है। ये 3 आइलैंड अलग अलग हैं, और ये पूरा रीजन जो है एक साथ वो पिक्टन आइलैंड कवर करता है, ना कि सिर्फ एक ही है। तो देखते हैं कि जो हमारे पिक्टन आइलैंड है उसमें जो 4 मेजर आइलैंड्स हैं वो क्या क्या हैं। एक तो पहला एक बड़ा आइलैंड है जो कि हेंडरसन आइलैंड है। दूसरा हमारा ड्यूसी आइलैंड है। तीसरा ओइनो आइलैंड है, और चौथा हमारा खुद एक पिक्टन आइलैंड है। और जैसा कि नीचे वाले फिगर में आप देख सकते हो, और ये पैसिफिक ओशन में पोलिनेशियन टेरिटरी के रीजन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये सभी जितने भी चारों आइलैंड हैं, ये एरिया इनका जो है वो 47 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर है। और हेंडरसन आइलैंड जो है इसमें से सबसे बड़ा है, और वो ऑलमोस्ट 86% ऑफ द covers the total land mass. And out of these 3 islands, only the Picton Island is only inhabited by the humans, and rest of the other 3 islands are still to be encountered by humans. Earlier they have earlier also the humans have lived over there, but after a certain period of time, for related to the diseases and all those pandemics and all those, the most of the people got died out, and hence still the islands are Onio and Ducie and Henderson are without humans. So inhabitants are only found on the Picton Island. The major island that cover as a neighborhood of Picton Island are Mangreva Island, which is having humans on it, and Eastern Island. So coming to the next slide, हम देख रहे हैं इसमें कि हेंडरसन आइलैंड देखिए आप कितना बड़ा है। उसके अलावा ड्यूसी आइलैंड है जो कि सेकंड फिगर में आपको शो हो रहा है। तीसरे की बात करें तो जो तीसरा आइलैंड हमारा था ओनियो, ये ओनियो की फिगर है, ये सैटेलाइट व्यू है ओनियो का। और ये हमारा चौथा आइलैंड है पिक्टन आइलैंड। सो दिस इज द satellite view of the Picton Island, and a far sighted view. I mean, if you go towards this island, you can see the Picton Island like a huge mountainous rock floating over ocean Pacific. Okay. तो पिक्टन आइलैंड से रिलेटेड जो है वो एक इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि रियल इंसिडेंट हुआ था पिक्टन आइलैंड पे। इसमें था क्या कि एक ये हमारा देखेंगे, ये जितना भी पिक्टन आइलैंड है ये कवर करता है
पोलिनेशिया में। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो HMS बाउंटी की है, जो हिज मैजेस्टी आर्म्ड वेसल है। ये ब्रिटिशर का एक वेसल था। ब्रिटिशर्स ने HMS बाउंटी को 1784 में ब्लेड्स शिपयार्ड के हल यॉर्कशायर में एज ए कोलिरियर के रूप में इसको मतलब डेवलप किया था। कॉलियर मतलब एक जो आर्मी का शेप होता है जिसमें आप सामान वामान लेके जाते हैं या फिर दो बारूद एक्सेट्रा आप कैरी कर सकते हो, उसे कॉलियर कहते हैं। तो इसका पहले नाम जो था बैथिया था। बाद में जाके जब ये रॉयल इंग्लैंड की रॉयल आर्मी में इंक्लूड हुआ तो इसका नाम बदल के HMS बाउंटी कर दिया गया। तो HMS बाउंटी जो है वो 1787 में मतलब इंग्लैंड से निकला, और इसका जो मेन पर्पस था इस शिप के बिल्ड होने का वो ये था कि ब्रेडफ्रूट एक प्लांट होता है, इसके प्लांट को आप ट्रांसपोर्ट करना था तहीती रीजन और वेस्ट इंडीज़ रीजन में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही इसका मेन काम था। इस पर्पस से इसको बनाया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि इनके जो कैप्टन थे वो थे विलियम ब्लैक, और विलियम ब्लाई में के ये शिप का नेतृत्व कर रहे थे। और ये जब इंग्लैंड से ये शिप चला तो ये ओशियानिया रीजन में जब ये आपके तहीती आइलैंड के पास पहुंचा, जहाँ की तहीती आइलैंड पे इसने ब्रेक लिया। और वहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रेक लिया तो शिप वहाँ पे काफ़ी दिनों तक रुका, और उसके बाद जो लोकल क्रिश्चियंस थे और जो शिप के क्रू मेंबर्स थे उनके बीच में दोस्ती होने लगी। तो लेकिन ये बात जो थी वो इनके कैप्टन को पसंद नहीं आई, और वो मतलब काफ़ी उन्होंने स्ट्रिक्ट सज़ा दी अपने क्रू मेंबर्स को। और मतलब तो फिर क्या हुआ, 2-3 हफ्ते ये वहाँ रुके तो इनका विद्रोह कर दिया वहाँ के जो इन्हीं के साथ के जो बोट में आए थे बाउंटी के, और उन्होंने कैप्टन और उनके कुछ लॉयल्टीज़ का विद्रोह कर दिया। तो जो विद्रोह किया जिस पर्सन ने, जिसने म्यूटिनी जो हेल्ड हुई थी HMS बाउंटी के ऊपर, उसका नाम था फ्लेचर क्रिश्चियन। फ्लेचर क्रिश्चियन जो था वो फर्स्ट आदमी बना जिसने म्यूटिनी चलाई HMS बाउंटी के ऊपर। और विलियम ब्लाई और उनके फॉलोअर्स जो लॉयल्टीज थे उसमें से क्या किया कि कुछ लोगों को तो जो अगेंस्ट देयर विल उसने मतलब सबने मिलके उनके लोकल क्रिश्चियन जो तहीती के थे वहाँ से मिलके कब्जा कर लिया और कैद कर लिया उनकी लॉयल्टीज़ जो थे उनके। और कुछ लोगों को उन्होंने एक शिप में हल में बैठा के भेज दिया वापस कि जाओ तुम लोग। तो इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे विलियम ब्लाई थे और ये फ्लेचर क्रिश्चियन था जिसने मतलब म्यूटिनी छेड़ी थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग तो उसके बाद ये कैप्टन जो था ये अपनी शिप लेके आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने पे ये जब किसी तरह और साल बीते तो ये वापस इंग्लैंड पहुंच गया। तो इंग्लैंड पहुंचने के बाद इसने दूसरा एक पेंडोरा नाम का शिप वहाँ के एक गवर्नमेंट से हायर किया, और वापस ये लोग उस शिप पे बैठ के आए और फिर तहीती आइलैंड में पहुँच के जितने भी म्यूटनियर्स थे उनको उन्होंने मतलब कब्जा किया, कैद किया और पेंडोरा में लेके जाने लगे। तो बहुत सारे म्यूटनियर्स तो मारे गए यहाँ पे, और उसमें से कुछ म्यूटनियर्स 14 या 15 म्यूटनियर्स लेके वो शिप पेंडोरा आगे बढ़ चला। लेकिन इनके साथ ही क्या हुआ, इसमें जो पहले से जो क्रिश्चियन जो आपके थे और जो कुछ म्यूटनियर्स थे वो छुप गए, वो किसी और आइलैंड पे जाके छुप गए। तो कुछ तो तहीती आइलैंड पे ही रह गए, और कुछ जो म्यूटनियर्स जो जाके छुपे वो पिक्टन आइलैंड था। तो पिक्टन आइलैंड पे जाके छुप गया। तो पेंडोरा में जो पेंडोरा के जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने कुछ तहीतियंस में अपने म्यूटनियर्स को पकड़ा और वहीं की अपने पेंडोरा की जेल में मतलब एक कैद में एक जगह पर रख दिया। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो जो क्रिश्चियन का ग्रुप है या छोटा सा मॉब था उन लोग का जिसने विद्रोह किया था उनको पकड़े और उनको भी सज़ा दी जाए, लेकिन वो कुछ मिल नहीं पाए क्योंकि वो जाके पिक्टन आइलैंड में छुप गए थे और इनको उसके बारे में पता नहीं था। तो म्यूटनियर जो पेंडोरा में थे वो सब लौटने लगे। बाद में जाके ये भी पता चला कि
ग्रेट बैरियर रीफ में जो है वो पेंडोरा फंस गया था लो लैंड्स और शैलो वाटर्स के कारण। तो उस वहाँ पे भी कुछ पेंडोरियंस की डेथ हो गई और कुछ म्यूटनियस भी मारे गए। हालांकि बचा खुचा शिप किसी तरह से वहाँ निकला, वापस इंग्लैंड पहुँचा और इंग्लैंड में पहुँच के वहाँ जितने भी कैदी थे उनमें से कुछ लोग को मतलब छोड़ दिया गया, कुछ लोग कॉन्विक्ट हो गए और कुछ लोग को हैंग कर दिया गया। तो इस तरह से जो क्रिश्चियन का जो मॉब था जो फ्लड कर चुका था तहीती से, वो ये बाउंटी शिप लेके फ्लड कर गया और वो जाके पहुंचा पिक्टन आइलैंड में। तो पिक्टन आइलैंड में जितने भी क्रिश्चियन और जो म्यूटनियस बचे उसमें जॉन था वो रहने लगे आपके पिक्टन आइलैंड पे, और जॉन एडम्स ही केवल उसमें अलाइव बचा। और जितने भी मतलब कुछ लोग डिजीज़ के बुखार से या बच गए, मतलब मर गए, और केवल जॉन एडम्स जिसने अपना नाम अलेक्जेंडर स्मिथ रखा था, उसका ओरिजिनल नाम जॉन एडम्स था, फ़ोटो में देख सकते हो, अलेक्जेंडर उसने सीडो नेम रख लिया था ताकि लोग उसे पहचान ना पाएँ पिक्टन आइलैंड पे। तो ये थी कुछ HMS बाउंटी की कहानी। इसके बाद आप देखेंगे कि रेसिडेंट्स ऑफ ये पिक्टन आइलैंड के रेसिडेंट्स थे। पिक्टन आइलैंड जो ब्रिटिश HMS बाउंटी के म्यूटनियर्स थे और कुछ 12 तहीतियन वुमेंस थी, उन्होंने ही पिक्टन आइलैंड को बसाया। और 2023 के सेंसस के तहत जो परमानेंट पॉपुलेशन इस आइलैंड पे थी वो 35 थी, जो कि बनाती है इसको स्मॉलेस्ट टेरिटरी इन द वर्ल्ड बाय नंबर ऑफ परमानेंट रेसिडेंट्स। तो हम आगे चलते हैं। आप देखेंगे कि जो पिक्टन आइलैंड पे रिलीजन फॉलो होता है मेनली क्रिश्चियनिटी का था, तो वहाँ पे भी पिक्टन आइलैंड में जो आज की डेट में एक चर्च है वो इस फिगर में है। और अगला ये जो है एनक्रेविंग थी, मतलब ये बनाई गई एक आर्ट है जो कि शो करती है आपका ये जॉन एडम्स के घर को। ये जॉन एडम्स का घर था, ये पहला बंदा बना जो कि जिंदा रहा पिक्टन आइलैंड पे आफ्टर सेवरल, और 1808 के आसपास इसको जब पकड़ा गया तो ये वहाँ मिला, लेकिन इसको इंग्लैंड की सरकार ने मारा नहीं, मतलब छोड़ दिया, इसको रेस्क्यू कर दिया। और वहाँ पे जो पिक्टन आइलैंड में जितने लोग बचे या आए तो उनका घर जो था वो कुछ इस तरह से देखने में था। और पिक्टन आइलैंड का जो फ्लैग है वो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है। ये एक पिक्टन आइलैंड में जब आप जाओगे वहाँ पे तो वहाँ पे केव टाइप की है। और ये जो टाउन पड़ा, ये जो पिक्टन आइलैंड में जो इन्हेबिटेंट्स रहने लगे, ये एक ऐसा आइलैंड बना आपका जो एक आइलैंड हमने अभी ये पढ़ा था, ये हैंडरसन और के अलावा ये जो आइलैंड बना ये इसी में केवल ह्यूमंस थे। तो ये जो टाउन बना ये जॉन एडम्स के नाम पे ही बना ये टाउन। और यहाँ पे इस बंदे की ग्रेव भी है, उसके बगल में उसकी वाइफ की ग्रेव है और प्लस उसकी डॉटर की भी ग्रेव है। तो मोस्टली जो जितने भी म्यूटनियर्स थे और जितने भी क्रिश्चियनिटी थी या पॉलिनीशियन तहीदी वुमेन्स जो थी, उन्होंने ही पिक्टन आइलैंड को बसाया। तो क्या वो जो पिक्टन आइलैंड से वो जो शिप लेके आए थे वो ये बे है, बे बाउंटी नाम है इसका, यहीं पे इन्होंने उस शिप को जला दिया था। तो आज भी शिप का रैकेज देखा जा सकता है शायद यहाँ पे, और जो मेटल्स के पार्ट हैं वो फ्लोट यहाँ पर मिल जाएंगे या ऐसा बताया जाता है। और फिर आप देखेंगे कि पिक्टन आइलैंड की जो करेंसी थी उसमें मतलब ये फ्लेचर क्रिश्चियन जो उसने विद्रोह किया था कैप्टन का, उसकी करेंसी पे उसका नोट है। और स्टाम्प पेपर जो यहाँ पे जो पोस्टेज स्टैम्प होती हैं उसमें जो फ़ोटो है वो बनी है, वो जॉन की बनी है, प्लस उसके घर की बनी हुई है जॉन एडम्स की। तो जॉन एडम्स की जैसे मैंने बताया है कि इनकी इनग्रेव्ड भी यहीं हुए थे, और मतलब अपने फैमिली को इनकी जितनी भी पुश्तें वो आज भी पिक्टन आइलैंड पे ही हैं। फर्दर हम देखेंगे कि जो हमारे ये कुछ हमारे फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड आपके फौना में ये बर्ड्स आ जाती, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये ट्रॉपिकल बर्ड है, रेड टेल्ड है, ये स्पैरो टाइप की एक बर्ड है। ये सब बर्ड्स वहाँ देखने को मिलती हैं।
एजुकेशन की बात करें तो आज की डेट में जो हाईली बहुत सारे लोग तो बूढ़े हो गए उस आइलैंड पे, तो शायद अब कोई बच्चा नहीं है जिसकी एजुकेशन होती हुई। हालांकि वहाँ की सरकार कहती है कि कोई भी बच्चा आएगा तो उसे पढ़ाएंगे। जो एजुकेशन का कल्चर है, मतलब वो न्यूजीलैंड के कोर्स बुक ही फॉलोड होती हैं वहाँ पे। और जो इनकी बॉन्टी म्यूटनियस की जो आइलैंडिक की भाषा है वो क्रियोल लैंग्वेज है। तो लास्टली बट नॉट द लीस्ट हम जानेंगे कि कैसे मतलब आप आ सकते हैं। सिल्वर सपोर्टर एक शिप है जो कि न्यूजीलैंड की सरकार ने और इनको दिया हुआ है, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट में जैसे ये इसमें मतलब आप कार अपना जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, कैंस, ये सब न्यूजीलैंड से यहाँ पे आ जाता है और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पिक्टन आइलैंड पे। तो ये हमेशा बस इसी आने जाने के लिए सिल्वर सपोर्टर एक जो शिप है इसका सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे टूरिस्ट इसी शिप के थ्रू आते हैं। इनफैक्ट ये जो इनकी नाव है, ये पूरी की पूरी नाव, ये क्रेन है, ये उठा लिया करती है और इसमें आप रह सकते हो। 2 दिन लगते हैं पिक्टन आइलैंड से आपके ये तहीती एयरवेज से आने में। तो तहीती एयरपोर्ट पर आप पहुँचेंगे और वहाँ से आपकी ये शिप सिल्वर सपोर्टर चल देगी और आप आ सकते हो पिक्टन आइलैंड 2 दिन बाद। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरिक व्यू रहता है पूरे आइलैंड का, और इसलिए टूरिस्ट प्लेस में भी ये आता है। तो सिल्वर सपोर्टर की बात करें तो अंदर देखेंगे कि ये आपका डाइनिंग लॉज है और ये सेंटर लॉज है। ये जो एरिया है इसी के जस्ट बगल में है। आप देखेंगे ये देखिए सोफ़ा रखा हुआ है, इसी के जस्ट एक ये वुडन सेपरेटर से सेपरेटेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तुरंत टाइम जोन आपका चेंज हो जाता है उस हिसाब से। और यहाँ पे अंदर ये इस टाइप के रूम है, मतलब आप सिल्वर सपोर्टर के अंदर जाओगे तो इस टाइप के आपको रूम देखने को मिलेंगे। इस विंडो के बाहर आप सी आराम से देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का है और काफ़ी मतलब इनका जो खाना पीना भी है, उस पर जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी अच्छा है इन कम्पेयर टू अगर आप किसी और शिप या क्रू में बैठते हो। इतनी चीज़ें, इतनी वैरायटी का खाना, इतने नेटिव आइलैंड पे मतलब इतनी दूरी पे बसा हुआ, लेकिन हर चीज़ की आपको सुविधा इस शिप पे मिलती है। तो इनफैक्ट न्यूजीलैंड ही से जितना भी आपका साबुन, शैम्पू, अनाज, ये सब है वहाँ के पिक्टन आइलैंड के वासियों के लिए जाता है।